अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं इमोशन एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। स्पेशली अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो साइकाट्रिक रेट डिसऑर्डर यंग बच्चों में होता है। वो फ्रीक्वेंटली बहुत सारी नेचर्स की वजह से बढ़ता हुआ लग रहा है दुनिया में। जैसे जैसे हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल प्रेशर्स बंदे के ऊपर आते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर इमोशनल डिसऑर्डर्स और बिहेवियर डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। अब कुछ प्राइमरी कंडीशंस होती हैं और कुछ सेकेंडरी कंडीशंस होती हैं। प्राइमरी डायरेक्टली जो लोग आपसे एसोसिएटेड हो, डायरेक्टली आपका जो इन्वायरमेंट हो, अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो बच्चा उसको देखता है और उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स होते हैं। मेंटल हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। हम साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली हर बच्चा बड़ा होता है। हमने पढ़ा है ना, हमारे पास बहुत सारी डोमेन्स हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स। अगर हम हर डोमेन में सही तरीके से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ है। लेकिन अगर हम किसी भी एक डोमेन में लैक करते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उसमें हमारे साथ इश्यूज़ हैं। फिर हमारे पास है कि एक तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ की जो सबसे मेन डेफिनेशन है यूएन की, वो ये है कि एक इंसान अपने आप के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, उसके अंदर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर अपने ऊपर कंट्रोल हो, उसमें इमोशन रेगुलेशन होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये सब कुछ होगा तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकोगे, पर्सनल रिलेशनशिप्स, और पर्सनैलिटी से अपने आप को आप सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप से उससे सेटिस्फाइड नहीं होते कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, या मैं फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, या इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। कुछ बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में अगर आप कुछ शो कर रहे हैं तो ठीक है, आप मार्जिन ले सकते हो। लेकिन अगर हर वक्त का आपका सेम बिहेवियर है तो फिर आपको मेंटल हेल्थ इशू है। द एबिलिटी टू बिकेम अवेयर ऑफ अदर एंड टू एम्पथाइज विद अदर। एम्पथी होना, दूसरे के साथ आपके अंदर फीलिंग्स का होना बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चोट लग गई, अच्छा, या कोई इमोशन ही नहीं, या आर यू फीलिंग ओके बोला है, या आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भाग के जाके उसकी पट्टी कर दो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट एटलीस्ट आप केयर शो करो। कि अगर कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, या तो डर गए या बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं या बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे, दोनों चीज़ें, हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो डिपेंड करता है, अगेन एज कॉन्स्टेंट भी है कि आप किस एज में। अगर छोटे बच्चे के सामने किसी को चोट लग गई तो वो चीख चीख के रो रहा है, वो कर रहा है, तो वो एज अप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर है। और अगर किसी बड़े के सामने ऐसा हो गया और कोई बड़ा लड़का ऐसे फूट फूट के रो रहा है, ऑब्वियसली एक्सीडेंट का केस और है, बट एक छोटी सी चोट पे अगर वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो फिर सही नहीं है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस सो दैट इट डज नॉट हिंडर और इम्पेयर फर्दर डेवलपमेंट। अब हमारे पास कोई भी इस किस्म का स्ट्रेस आता है ज़िंदगी में, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा ना हो कि हमारी डेवलपमेंट को सप्रेस कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्ट्रेस ऐसा है कि किसी के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई तो वो बच्चा नहीं बेयर कर पा रहा, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और इस तरीके की कोई सिचुएशन हो गई तो उसकी डेवलपमेंट, उसकी नरिशमेंट रुक गई। तो हिंडर नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। आपके अंदर मॉरल सेंस होना चाहिए राइट एंड रॉन्ग का, कि ज़िंदगी में मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। Up for babies and for young children, infants, mental health has been defined as the young child's capacity to experience, regulate and express emotions from close and secure relationships. एटलीस्ट छोटे बच्चों से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो सबके साथ बेहतरीन तरीके का रवैया शो करें, या अपनी आपको एक्सप्लोर कर सकें, या फ्रेंडशिप शो कर सकें, बट एटलीस्ट जो लोग उनके बहुत करीब होते हैं उनके साथ जो है उनकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उनके साथ वो अपना एक्सप्रेस कर सकें, अपनी तकलीफ़ बता सकें। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। साइकेट्रिस्ट फॉर एग्जांपल टेंड टू, अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऐसे मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले, टीचर्स भी काम करती हैं बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के आईईपी प्लान्स वगैरह भी होते हैं। अगर वो छोटे माइल्ड लेवल पर हैं, मॉडरेट लेवल पे हैं, तो वो स्कूल गोइंग अगर हैं, या फिर ऐसे हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं और ये होते हैं, तो जो है वो सब कर रहे होते हैं काम।
और साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है वो बायोलॉजी और इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, जबकि टीचर जो हैं वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के ऊपर पीबीएस वगैरह बना रहे होते हैं। प्राइमरी कोर्स डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं किस वजह से, कौन सा एडवर्स ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, बच्चे की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चेंज आई, तो वो फैमिली के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर वो कॉजेज़ ढूंढते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स वगैरह होते हैं। और जो जीपी और हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो टीचर्स की तरह ही सोचते हैं, वो साइकेट्रिस्ट की तरह नहीं सोचते। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आइडेंटिफाइंग यंग चिल्ड्रन विद इमोशन बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अब इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि हमें सपोर्ट किन किन लोगों से ले लेनी चाहिए है बच्चों के अंदर जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएँ कि माँ बाप में सेपरेशन हो गई, हो सकता है 2 बहन भाई थे, एक को कोई ले गया, एक को कोई ले गया, कोई बहन भाई की डेथ हो गई, या किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई, या किसी जो है वो नर्सरी अभी अभी बच्चे ने जाना शुरू किया है तो उसको अपनी अम्मी से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से उसने टेंट्रम्स दिखाना या इमोशनल बिहेवियर्स दिखाना शुरू करिए। अगर बच्चे का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और परवेसिव हो, परवेसिव मतलब एक सा ही रह रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, कम ही नहीं हो रहा, बढ़ ही जा रहा है, तो फिर जो है उनको विज़िट करना चाहिए हेल्थ स्टाफ को, जीपी को, नर्सरी स्टाफ को, जो कि बच्चे को प्रॉबेबली या तो कोई प्रॉपर प्लान बना के इंटरवेंशन प्लान वगैरह बनाएंगे, उसका नहीं काम करेगा तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोर्ट आर प्रोवाइडेड बाय जीपी, हेल्थ विजिटर, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब ये कॉमन टाइप ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स 0 to 5 की एज में क्या क्या हो सकती हैं। अब कॉमन जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एजेड 0 to 5 ईयर नीड टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अब हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम जिस एक रीज़न की वजह से आ रही है तो वो वैसी ही प्रॉब्लम उसके दूसरे के अंदर भी आए। अब हम डिसेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के अंदर या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के अंदर यूजुअली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब लैक ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा, कोई हमें सुन नहीं पा रहा, हम अपनी बात बोल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए हमें अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाए, या हम उन्हें एडजस्टमेंट्स करते हैं इस तरीके के बच्चों की कि जो तुम बोल नहीं सकते वो हमें लिख कर दिखा दो, या साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना सिखा देते हैं उन्हें एट अर्ली एज, ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, सोशली इंटरेक्ट कर सकें। सेम ऐसे ही ग्रुप्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब इन्होंने बताया कि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों में बहुत कॉमन होती हैं, नोज़िया होना, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होना कि सोते नहीं हैं, या जैसे नींद में चलने वाली बीमारियां होती हैं कुछ बच्चों को, तो ये अर्ली लेवल पे अगर माँ बाप डायग्नोस कर ले तो ये वक्त के साथ साथ कम हो जाती हैं। हमने जैसे एक प्रॉब्लम हमने पहले पढ़ी थी कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया, कि सोते में सांस रुक जाता है उन लोगों का, तो वो भी एक तरीके का ख़तरनाक इशू हो सकता है। फीडिंग इश्यूज़ होते हैं कि इमोशनल डिसऑर्डर्स की वजह से अक्सर हम बड़ों को होता है कि यार आज खाने का दिल नहीं चाह रहा, उदासी ज़्यादा है, ये वो है, बच्चे इसको आदत बना लेते हैं, स्लोली फेडिंग अफेक्ट होता है, कम 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 कम, फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फेलियर टू थ्राइव का बेसिकली मतलब है, दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन ग्रोथ। मतलब जो बेसिक हमारी जो ग्रोथ का लेवल है उससे कम बच्चे ग्रोथ शो करें ज़िंदगी में, मतलब वो नॉर्मल चलता हुआ एक बच्चा जो है वो एकदम से कमज़ोर हो जाना। हमने अक्सर देखा है, यूजुअली अगर मदर्स के साथ कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, या मदर फॉर एग्जांपल सेकंड बेबी पैदा हो गया तो बच्चे के ऊपर ऐसी तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो पहले बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया। अब अदर कंडीशंस में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, तो वो ओबीस हो जाते हैं, मोटे और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड।
हमेशा सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है उसमें जेनेटिकली मोटापा हो, तो उस बच्चे को बचपन से किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। फिर इसके लिए हमें मैनेजमेंट, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ वगैरह सब कुछ देखना चाहिए कि ऐसे बच्चों की हम असेसमेंट करा सकते हैं कि या वो खाने की तरफ वापस आ जाएं या उनका हमें खाना कंट्रोल करना है। अब अगेन किस तरीके के बिहेवियर्स हमारे लिए परेशान कुन होते हैं, परवेसिव एंड प्रोट्रैक्टेड बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़। अब प्रोट्रैक्टेड क्या होते हैं, लंबे लॉन्ग बिहेवियर्स जो बहुत लंबे अरसे तक रहें, जो ख़त्म होने का नाम ही ना लें। वो किस तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल भी किसी की बात ना सुनना, फेयरलेसनेस, आपका डर ख़त्म हो जाए, अगर आप माँ बाप गुस्सा भी कर रहे हैं तो उस पर असर नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस टू कंट्रोल, हद से ज़्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाए बच्चा, कि अगर पिटाई भी हो गई तो रोऊंगा नहीं, मतलब ज़िद और अकड़ आ जाए बच्चे में, और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं। ये ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर भी कहलाता है, कि बदतमीज़ी की वजह से, कंडक्ट कहते हैं आपके बिहेवियर को, उसके अंदर भी इश्यूज आ जाएं। ऑपोजिशनल मतलब आप हमेशा हर बात पे दूसरे को अपोज ही करोगे। रेस्टलेस, इम्पल्सिव एंड एक्साइटेबल बिहेवियर इज़ कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। ये छोटे बच्चों का हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ देखना, हर वक्त इम्पल्सिव रहना, एक्साइटेड रहना, ये छोटे बच्चों में नॉर्मल है। मगर अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो अक्सर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्या ये ADHD तो नहीं है, हमारा बच्चा हाइपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है हमारा बच्चा। लेकिन उसके अंदर परसिस्टेंटली ये वाली चीज़ें होना ज़रूरी हैं हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होने के लिए, कि जो है वो इनअटेंटिव हो, हाइपर एक्टिव हो और इम्पल्सिव हो। इनअटेंटिव इन सेंस, छोटा बच्चा ये सब कुछ कर रहा होता है बट साथ में चीज़ें सीख भी रहा होता है। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा हाइपर हैं कि आपको एक जगह बैठना ही नहीं, यहाँ छलांग मारी, वहाँ चढ़ गए, वहाँ चढ़ गए, वहाँ, और ये बिहेवियर हर वक्त है, एक वक्त भी सुकून नहीं है, तो फिर परेशान कुन बात हो सकती है। और फिर जो है वो सिंगल यंग चिल्ड्रन हु हैव बीन एक्सपोज टू सिंगल और रिपीटेड ट्रॉमेटिक बिहेवियर्स आइदर विद इन और आउटसाइड फैमिली में शो इमोशनल एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई ट्रॉमा से बच्चा गुजरा है किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें सीरिया के बच्चे, बॉम्बार्डमेंट हो रही है, ये हो रहा है, तो उनकी लाइफ में डेली बेसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके से ट्रॉमा है उनकी ज़िंदगी में, अकेले रह जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ में रिग्रेशन आ रहा है, ना खाने को मिल रहा, ना कुछ हो रहा, तो डेवलपमेंट उनकी नहीं हो रही, उनकी कॉग्निशन भी बेचारों की जो है वो बहुत परेशान कुन हालात में होना, ट्रॉमा में आ जाना, एक के बाद एक परेशानी आना, तो वो उसको कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें, कुछ ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर कैन बी डायग्नोस्ड विथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अंडर 5 ईयर बच्चे कभी कभी स्ट्रेस में जब जाते हैं तो उसको जब डायग्नोस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। और इसके बाद है हमारे पास ओके, अ फ्यू यंग चिल्ड्रन विल हैव सच डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप विद केयर गिवर्स। अब जब माँ बाप के साथ या केयर गिवर्स के साथ, ज़रूरी नहीं है माँ बाप, हो सकता है माँ बाप ना हों और जो आपका केयर गिवर है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना हों, तो हम उसे कहते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर। अटैचमेंट की प्रॉब्लम है बच्चे को। उसके बाद क्योंकि हो सकता है बच्चा निगलेक्टेड फील कर रहा हो या अब्यूज्ड फील कर रहा हो, पिटाई विटाई इसकी ज़्यादा लग रही हो, तो वो अटैचमेंट नहीं हो, डर हो, खौफ हो। और कभी कभी होता है इनसिक्योर और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट टूवर्ड्स देयर केयर गिवर्स। दो तरीके की होती हैं ये। ज़्यादा बड़े ग्रुप के अंदर हमें पता चलता है कि इनसिक्योर और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट्स हैं, और इसके लिए हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है कि जैसे माँ बाप बेचारे लॉन्ग टाइम जॉब करते हों, दोनों माँ बच्चों के लिए ही काम करें, बेहतर स्कूल जा सकें, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहा है या उसको लग रहा है ये थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइजेशन है कि जब मैं सो के उठता हूँ तो अम्मी अब्बू नहीं होते, और जब मैं सोता हूँ तो अम्मी अब्बू घर पर होते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वो बच्चा छोटा है, वो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रहा, तो वो इनसिक्योर हो रहा है और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट फील कर रहा है। तो इस तरीके की डिसअटैचमेंट यूजुअली लार्जर नंबर में देखने में आती हैं, और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अब तक किसी के भी पास नहीं है। थैंक यू सो मच, इट वॉज़ अप टिल नाउ। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आगे से कंटिन्यू करूँगी।